हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और ये सभी प्रश्न जो इनमें लिए गए हैं दोस्तों, PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सभी MCQ फॉर्मेट में है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। आज के सेशन को पूरा देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारत में लौह युग का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है? भारत में लौह युग का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, और यह अवधि जो है दोस्तों PGW, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति से संबंधित, यानी धूसर मृदभांड से संबंधित है। ठीक है, 300 ईसा पूर्व की बात कर लिया जाए, 300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व की अवधि को भारत में सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, जबकि 1500 ईसा पूर्व जो है से वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, सभा और समिति का संबंध किस काल से है? सभा और समिति का संबंध किस काल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग वैदिक काल से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सभा और समिति का संबंध जो है किस काल से है? ऋग वैदिक काल से है। सभा और समिति क्या थे? तो सभा जो है बुजुर्ग लोगों का जो है एक संस्था थी, जबकि समिति की बात कर लिया जाए तो ये जन साधारण की सभ्यता थी, जन साधारण की सभा थी। ठीक है, और ये दोनों जो है, समिति का कार्य क्या था? समिति का कार्य था राजा को सलाह देना, राजा को सलाह देना। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो याद रखिएगा अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या है? उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन बन गया? देखिए, ऋग वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय जो है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग कौन बन गया था? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण बन गया था। ठीक है, और इस काल में ब्राह्मण जो है यज्ञ अनुष्ठान करते थे, कर्मकांड करते थे, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हो गई थी और वे शीर्ष स्थान हासिल कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यदि आपने पढ़ा होगा, तो वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, कर्म पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आ गई? तो ये जन्म आधारित हो गई। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और सबसे निम्न स्तर पर शूद्र को रखा गया था। राइट, चलिए अगला क्या है?
अगला है गोत्र प्रथा का विकास किस काल में हुआ था? गोत्र प्रथा का विकास, गोत्र प्रथा का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था। देखिए, गोत्र की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उस समय इसका अर्थ किससे लगाया जाता था? तो गौशाला से लगाया जाता था, गौशाला से लगाया जाता था, यानी कि मवेशी पालने की जगह थी गोत्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र का संबंध वंश या कुल से होने लगा, वंश या कुल से होने लगा। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि सामान्य पूर्वज एक ही वंश या कुल से संबंधित है। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है बाद में विवाह के नियम बन गए, यानी कि एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती थी। क्लियर? अगला कर लेते हैं। अगला है महाजन पद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो मगध था दोस्तों। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध था। ठीक है, शुरुआत में मगध, कौशल, वत्स, अवंती के बीच वर्चस्व के लिए लड़ाइयां होती थी, लेकिन मगध इसमें शक्तिशाली बनकर उभर कर सामने आया था दोस्तों, क्योंकि मगध ने इन सभी को अपने में आत्मसात कर लिया था, सभी को मिला लिया था। दोस्तों, मगध के शक्तिशाली होने का कारण क्या था? देखिए, मगध की भौगोलिक स्थिति जो थी काफी महत्वपूर्ण थी। यह गंगा और सोन के बीच थी, गंगा और सोन के बीच थी। इसके पास उपजाऊ भूमि थी दोस्तों, उपजाऊ भूमि थी, क्योंकि गंगा और सोन नदियों के कारण मिट्टी कैसी होती थी? तो उपजाऊ होती थी। यहाँ लोहे की खदानें थी, जिससे युद्ध के लिए हथियार बनाया जाता था, और यहाँ के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। ठीक है, मगध में बिंबिसार, आप सभी जानते होंगे, हड़प्पा वंश के शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासक थे, जो धीरे धीरे महाजन पदों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, जिससे उसकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किसमें मिलता है? समुद्रगुप्त की बात हो रही है दोस्तों। गुप्त वंश का शासक है और काफी महान शासक है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहां पर मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है, और यह संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, जो कि चंपू काव्य में लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त को एक महान विजेता और शासक के रूप में बताया गया है। इसके अनुसार जो है समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने राज्यों को पराजित किया था? उत्तर भारत के 9 राज्य को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। हरिसेन ने की थी। और हरिसेन कौन था? तो महादंड नायक था। महादंड नायक था। नेक्स्ट क्या है? अगला है सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सप्तांग सिद्धांत, देखिए सप्तांग सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और चाणक्य। ये सभी एक ही नाम है, एक ही आदमी के नाम है। ठीक है ना। और इस सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने
राज्य के 7 अंग बताए हैं। कितने अंग बताए हैं दोस्तों? तो 7 अंग बताए हैं। और 7 अंग कौन कौन है? राजा जो कि स्वामी होता था, ठीक है। अमात्य, अमात्य ये प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे, प्रधान मंत्री के रूप में काम करते थे। जनपद क्षेत्र को कहा जाता था, दुर्ग किले को कहा जाता था, ठीक है। कोष यानी खजाना, दंड सेना को कहा जाता था, ठीक है। और मित्र, ठीक है। ये राज्य के 7 अंग कौटिल्य ने बताया है, ठीक है। हालांकि इसका वर्णन जो है अन्य ग्रंथों में भी है, लेकिन कौटिल्य ही इसके मुख्य प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था। ठीक है, समाहर्ता का कार्य जो है राजस्व एकत्रित करना था, ठीक है, यानी कर संग्रह करना था। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे कलेक्टर जनरल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलेक्टर जनरल भी कहा जाता था, जो साम्राज्य के सभी स्रोतों से राजस्व वसूलता था, जैसे खान, जंगल, घरों से भी कर वसूला जाता था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। कब की थी? 5वीं शताब्दी में की थी, 5वीं शताब्दी में की थी, ठीक है, लगभग 450 ईस्वी में। क्लियर है। और यह जो नालंदा है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने जो है बाहर से भी लोग आते थे। हर्षवर्धन इसका संरक्षक था, पाल शासक भी इसके संरक्षक थे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ जो है किसकी शिक्षा दी जाती थी? साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, खगोल शास्त्र, तर्क शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र की भी यहाँ ये शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्या है? मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये कुमारगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह शिलालेख जो है कब की है? 5वीं शताब्दी की शिलालेख है। किसने लिखा था? वत्स भुट्टी ने लिखा था, वत्स भुट्टी ने लिखा था। इसमें रेशम बुनकर के संघ की जानकारी मिलती है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ कुमारगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियों का पता चलता है ना। चलिए, सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चोल काल में उर किसे कहा जाता था? चोल काल में उर किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा को उर कहा जाता था, ठीक है। और उर जो है उन गांवों की एक स्थानीय सभा थी जिसमें सामान्य करदाता निवासी जो है शामिल होते थे। और यह जो उर है चोल प्रशासन में सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। और क्या क्या था इसके अलावा? सभा थी, ठीक है। और ये ब्राह्मण बहुल गांव की सभा थी, ब्राह्मण बहुल, ठीक है। नगरम किसे कहा जाता था? नगरम व्यापारिक नगरों की सभा थी, व्यापारिक नगरों की सभा थी, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है?
अगला है राज चोल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसे राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि राज चोल ने बनाया था, इसी कारण राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसे समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है, ये शिव को समर्पित है और द्रविड़ शैली में बनाई गई है। किस शैली में बनाई गई है? तो याद रखिएगा, द्रविड़ शैली में बनाई गई है और इसका निर्माण जो है 1003 से 1010 ईस्वी के बीच हुआ था और यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्राचीन काल में अग्रहारा का क्या अर्थ है? अग्रहारा, आंसर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा कर मुक्त भूमि दान को अग्रहारा कहा जाता था। ठीक है, और किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को दिया जाता था, ब्राह्मणों को दिया जाता था जो कर मुक्त भूमि होती थी। ठीक है, किस उद्देश्य से दिया जाता था दोस्तों? धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य से दिया जाता था, धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य से दिया जाता था। ठीक है, और ये कर मुक्त भूमि थी दोस्तों। ठीक है, और इस पर ब्राह्मणों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण भी होता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है? अगला है मौर्य काल में अमात्य कौन थे? बता चुका हूं अमात्य कौन थे दोस्तों। उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। उच्च प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। ठीक है, अमात्य शब्द का प्रयोग जो है सभी उच्च पदाधिकारियों, सलाहकारों और विभाग के कार्यकारी प्रमुख या मंत्रियों के लिए किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत बताए हैं। सप्तांग सिद्धांत जिसके 7 अंग बताए गए हैं दोस्तों, इसमें भी अमात्य का उल्लेख है, अमात्य का उल्लेख है। ठीक है, जो प्रशासन में आवश्यक भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सन्निधाता का संबंध किससे है? तो ये कोषागार से संबंधित है। ठीक है, और सन्निधाता जो है राजकोष का अधिकारी होता था। ठीक है, और वह राज्य के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन, राजस्व के उचित संग्रह, भंडारण और उसके उपयोग के लिए काफी जिम्मेवार व्यक्ति होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सन्निधाता का उल्लेख मिलता है और ये करता क्या था? आय और व्यय का क्या रखता था? रिकॉर्ड रखता था। दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।